A very good morning to all of you. All of you are getting the voice? Yes, sir. Okay. Let's take your attendance first. So today is 19th. Kirmi, Angel, Present, sir. Present, sir. Anirudh, Dhruv, Present, sir. Priyanka, Pooja, Present, sir. Bhumika, Present, sir. Mitesh, Present, sir. Sahil, Present, sir. Steffi, Om Patel, Present, sir. Keshvi, Present, sir. Krupal, Darshnika, Tisha, Present, sir. Darshit, Present. Vansh, Present, sir. Mayur, Present, sir. Khushbu, Present, sir. Nirali, Lisa, Tanushri, Deep, Present. Tanvi, Present, sir. Shivani, Kanil, Present. Sanjo, Present, sir. Aditi, Zeel, Abban, Disha. Now SPV students. Aditya, Present, sir. Varshil, Present, sir. Khushi Patel, Present, sir. Yash, Present, sir. Neil Patel, Bhavna Sharma, Present, sir. Neil, present, sir. Dhruv, Present, sir. Vraj, Chandan, Present, sir. Vrut, Present, sir. Abhishek, Present, sir.
खुश खुश Present, sir. प्रियांशी Present, sir. धार्मिक Present, sir. लक्ष्य Present, sir. हर्ष नंदिनी Present, sir. मनीषा Present, sir. संजना जयवीर पल्लव Present, sir. देवराज हर्षिल ललित चलो हो गया अटेंडेंस। Sir, Neil present. नील एब्सेंट है कि प्रेजेंट है? Present. नील खाली अटेंडेंस देवा માટે તું આવે ક્લાસમાં? No, sir. તો પછી રોજતા હું, sir. અટેન્ડન્સ દઈને પછી છૂટો પડી જાય. અરે એવું જ છે. એવું જ કરે એવું કરે ને? હા મને ખબર છે બધાનું. અટેન્ડન્સ દઈને એક સમજે એનું કામ પૂરું થઈ ગયું અને છૂટું પડી જાય. કઈ બી નહીં સર. चलो और कौन रहेगा? सर लास्ट दिन रहे हूँ. और किसका अटेंडेंस रह गया बेटा जल्दी बताओ. एसपीवी में हो गया सबका? पीपी सवानी पीपी सवानी में किसका अटेंडेंस रह गया जल्दी बताओ. स्टेफी क्रूपल लीजा एंड दर्शनिका. स्टेफी क्रूपल लीजा दर्शनिका. डन. और कोई रह गया बेटा? चलो और कोई तो नहीं है ऐसा अटेंडेंस दे के छूटा पड़ने वाला? चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ. तो आज हम आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. आज एसी करंट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8. ठीक है. चलो देख लो सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार प्रॉपरली चेक कर लो. देखो एक जना लीव हो गया मीटिंग से, छूटा पड़ गया, काउंटडाउन शुरू हो गई. हाँ है ना, देखा मेरे को पता चल जाता है बेटा, ऐसा सर को सब पता चल जाता है. अटेंडेंस लेने के बाद पता चल जाता है. रोज ऐसा ही करते हैं. चलो ट्रांसफॉर्मर हमारा जो लास्ट टॉपिक था इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद आप इस चैप्टर से फ्री हो जाओगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे. तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है ना. तो ट्रांसफॉर्मर का जो कंसेप्ट है, इसमें जो कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे दैट इज़ योर म्यूचुअल इंडक्शन. ऑलरेडी हम ईएमआई में 2 तरह के इंडक्शन पढ़ चुके हैं. वन इज योर सेल्फ इंडक्शन एंड अनदर इज योर म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मर को स्टडी करने के लिए. तो पहले तो ट्रांसफॉर्मर की बेसिक डेफिनेशन देखो कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है. सो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस
which converts the lower alternating voltage at higher current into higher alternating voltage at lower current. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, है ना. ट्रांसफार्मर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए, चाहे हम हाई से लो वोल्टेज कन्वर्ट करें, either you will convert high to low or you have to convert low to high. ठीक है. तो वोल्टेज का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए ट्रांसफार्मर नाम का डिवाइस यूज किया जाता है. आप सबने देखा होगा, आपकी सोसाइटीज में भी लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर. ठीक है, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना. तो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं बेसिकली, हमारे जो हाउस होल्ड में या फिर सोसाइटीज़ में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो मेन सप्लाई से जो पावर आ रहा होता है उसको वो वोल्टेज उसका कम कर देते हैं. आपको पता है ना, पावर स्टेशन पे तो कितना ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है. जैसे कि मैं टॉरेंट की बात करूं या फिर आपका गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना, जो मेन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से जो अलग अलग लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, है ना, डिफरेंट लाइंस डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. तो डिफरेंट एरियाज में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं. तो वो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, जो बहुत हाई वोल्टेज है उसका वोल्टेज डाउन कर देते हैं, है ना. हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हम उसको इजीली यूज़ कर सकें. ठीक है. बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा तो वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है. आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर जहाँ पे रखा होता है वहाँ पे ऐसा डेंजर का साइन बना होता है, एक ऐसा भूत का मुंह बना होगा और वहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा होगा, है ना. इस तरह का साइन बना होता है. जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ पे इस तरह का सिंबल बना होता है और इस तरह का बड़ा सा क्रॉस लगा होता है. इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो बहुत डेंजरस डिवाइस होता है. ठीक है, उसको आप टच ना करो. ट्रांसफार्मर इज बेसिकली अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और यू कैन से लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, है ना. इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर बोलते हैं. अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है ना. इसका जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो क्या है? ठीक है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? तो सबसे पहले हम वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं इसका. तो ये जैसे कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आपका कोर होता है ना. दिस इज योर सॉफ्ट आयरन कोर. एक आयरन का कोर होता है विच इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, है ना. और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो ये प्राइमरी कॉइल है आपकी, है ना. द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द ऑल्टरनेटिंग सोर्स. ये हमारा ऑल्टरनेटिंग सोर्स है. यू कैन ऑल्सो राइट द इक्वेशन E is equal to E naught sin omega t. ठीक है, और यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ करंट I is equal to I naught sin omega t. ठीक है. ऑल्टरनेटिंग सोर्स से हम प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट करते हैं. अब हम सबको पता है जैसे ही इस प्राइमरी कॉइल में करंट का फ्लो होगा और वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होगा और यू कैन से RMS करंट का जब फ्लो होगा, तो इस करंट की वजह से जैसे ही करंट कैरिंग कॉइल, है ना, कॉइल में जैसे ही करंट कैरी होगा तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड. हम सब ऑलरेडी ये कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं. क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है तो करंट आपका फ्लक्चुएट करेगा, है ना. करंट फ्लक्चुएटिंग होगा ना. तो फ्लक्चुएटिंग करंट की वजह से इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इस एरिया को कट करेगी, ये जो लूप के अंदर जो एरिया फॉर्म होगा यहाँ पे, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ऐसा सर्कुलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस एरिया को जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगी, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही इस एरिया को कट करेंगी तो इसमें एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे एरिया को कट करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना.
और यही वाला जो फ्लक्स है ये आपका पूरे कोर में ऐसे ट्रांसमिट होगा। ये जो फ्लक्स है ये पूरे कोर में आपका इस तरह से ट्रांसमिट होगा, ठीक है। अब राइट साइड पोर्शन को मैं कनेक्ट कर दूंगा सेकेंडरी कॉइल से, तो होगा क्या, ये जितना का जितना फ्लक्स जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ये सारी की सारी फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक करेगी, है ना, ये सारी की सारी फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक करेगी, और इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप फॉर्म करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर क्या फॉर्म करेगी, क्लोज लूप फॉर्म करेगी, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। जब प्राइमरी कॉइल की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है और वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब इस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होता है, इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है ना। सेकेंडरी कॉइल में क्या जनरेट होता है, सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स का चेंज होगा। देखो, जैसे प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड थी, तो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज योर φ1, ठीक है। फिर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हुई, तो उसमें कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, φ2। अब ये φ1 और φ2 जो है ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, है ना। φ1 और φ2 किस पे डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पे। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा आपका फ्लक्स क्रिएट होगा। तो अगर आप अभी डायग्राम को ध्यान से देखो, तो इस डायग्राम में जो राइट साइड है, मतलब जो सेकेंडरी कॉइल है, उस पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है ना। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो सेकेंडरी कॉइल में आपका फ्लक्स जो होगा वो प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होगा। You can say that flux produced in the secondary coil which is greater than flux produced in the primary coil, क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा, और वो भी ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। प्राइमरी कॉइल में अगर सपोज करो आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है E1 और सेकेंडरी कॉइल में आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है E2, तो सेकेंडरी कॉइल में आपका जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, है ना। ट्रांसफार्मर का काम यही होता है, या तो ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है या तो ये वोल्टेज को डिक्रीज करता है। अभी हमने क्या किया, वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, है ना। जब हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इस तरह के ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। व्हेन यू इंक्रीज द वोल्टेज, then such kind of transformer is known as step up transformer, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको। तो सारी की सारी कहानी जो है वो कहानी यही है ट्रांसफार्मर की। आओ अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल। When alternating current is passed through the primary coil, it generates the magnetic field. The magnetic field which linked with the same coil, it produces the flux in the primary coil. मतलब प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सेल्फ इंडक्शन की वजह से हो रहा है, और सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे आप दोनों चीज़ें देख सकते हो। मतलब जिस कॉइल में मैं करंट पास कर रहा हूँ और उसी कॉइल में अगर फ्लक्स जनरेट हो रहा है, देन दैट इज द सेल्फ इंडक्शन।
और इसी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स जनरेट हो रहा है, देन इट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन। आप दोनों के दोनों प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हो। बात समझ आ रही है? यस, है ना? सो 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में। पहला तो आपका प्राइमरी कॉइल, सेकंड आपका ऑल्टरनेटिंग सोर्स, 4 कंपोनेंट्स है ना। थर्ड इज योर सेकेंडरी कॉइल, फोर्थ इज योर लोड, और जो 5वां कंपोनेंट है ये आपका होता है सॉफ्ट आयरन का कोर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर। इन सब कंपोनेंट से मिलके आपका ट्रांसफार्मर बनता है। तो ट्रांसफार्मर को आप अंदर से खोल के देखोगे तो आपको यही सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। बात समझ आई सबको? यस? यस सर। है ना? नाउ द प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। अभी यहाँ पे इन्होंने म्यूचुअल इंडक्शन क्यों बोला है? क्योंकि हमें जो आउटपुट मिलेगा वो सेकेंडरी कॉइल पे मिलेगा। आउटपुट कहाँ मिलता है? सेकेंडरी कॉइल। और इनपुट हम कहाँ देते हैं? प्राइमरी कॉइल, है ना। आउटपुट हमें सेकेंडरी कॉइल पे मिलता है, इनपुट हम प्राइमरी कॉइल पे देते हैं। तो इनपुट से आउटपुट जो कॉइल का लिंकेज होता है, वो लिंकेज का जो प्रिंसिपल होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन है ना। इसलिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ऐसा तो नहीं है ना कि हम जिस कॉइल में ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं वहीं से हम आउटपुट का सोर्स निकाल रहे हैं। नहीं, आउटपुट का सोर्स हम सेकेंडरी कॉइल से निकाल रहे हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो रिलेशन है दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्शन, और प्राइमरी का प्राइमरी के साथ जो रिलेशन है दैट इज योर सेल्फ इंडक्शन। मतलब सेल्फ इंडक्शन भी यहाँ पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल जो ट्रांसफार्मर का है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। क्यों? क्योंकि हमारा आउटपुट सोर्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल पे लगा हुआ है। तो हम सेकेंडरी और प्राइमरी का रिलेशन देखेंगे, हम प्राइमरी और प्राइमरी का रिलेशन नहीं देखेंगे, है ना। हम सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल का रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, इसलिए इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है? अब ये डेफिनेशन बताइए म्यूचुअल इंडक्शन की, एक बार देख लो। इट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग the EMF in the secondary coil due to change in the current in the primary coil and hence the change in the magnetic flux in the secondary coil। वही चीज़ मैंने आपको बताई। जैसे ही आप ऑल्टरनेटिंग करंट इस कॉइल में पास करोगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस वाली कॉइल से भी लिंक करेगी, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स क्रिएट होगा φ1। वही मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये वाली कॉइल से भी लिंक करेगी, जिसकी वजह से आपका जो फ्लक्स क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे φ2। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं योर म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। थ्योरी देख लो इसकी। प्राइमरी कॉइल की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो प्राइमरी कॉइल में कितना ईएमएफ जनरेट होगा, सबसे पहले ये देखेंगे। व्हाट इज द ईएमएफ जनरेटेड इन योर प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे हमने फैराडे का लॉ लगाया। We know that EMF is equal to minus d phi by dt। ठीक है, this is the Faraday's law, है ना, Faraday's law of electromagnetic induction। तो प्राइमरी कॉइल में आपका जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा? नेट फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल which is equal to number of turns in primary coil into phi। ठीक है, ये आपका नेट फ्लक्स होगा प्राइमरी कॉइल, है ना। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ईएमएफ। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट द ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। तो वही इन्होंने यहाँ पे निकाला है, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल विच इज इक्वल टू माइनस एनपी इंटू डी फाई बाय डी टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल के लिए ईएमएफ निकालोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी। सेकेंडरी कॉइल के लिए आपका नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स फॉर सेकेंडरी कॉइल विच इज इक्वल टू एन एस इंटू फाई। ठीक है, एन एस इंटू फाई। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा, है ना, नेगेटिव ऑफ एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है,
तो सेकेंडरी कॉइल में हमें ईएमएफ मिल गया, प्राइमरी कॉइल में हमको ईएमएफ पता चल गया, दोनों कॉइल्स का ईएमएफ हमें पता चल गया, है ना। अब जब आप दोनों का रेशियो लोगे, है ना, दोनों का जब रेशियो लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल विच इज इक्वल टू NS अपॉन NP, और इसी को हम एक कांस्टेंट का नाम देते हैं K, where K is called the ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे। कैलकुलेट द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर द ट्रांसफॉर्मर, और यू कैन से द टर्न रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होंगे, है ना। अब कई बार नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखे होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज 200 टर्न्स पर मीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज 50 टर्न्स पर मीटर, ठीक है। तो अगर दोनों जगह पर मीटर दिए हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हो सकता है इसकी लेंथ अलग हो, इसकी लेंथ अलग हो, तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सपोज करो इसकी आपको लेंथ दे रखी है L1 इज इक्वल टू 2 मीटर्स, ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल की लेंथ ज़्यादा दे रखी होगी, L2 इज इक्वल टू लेट से 5 मीटर्स। तो आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने में। तो 50 इंटू 2 यू विल गेट 100 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एंड 200 इंटू 5 यू विल गेट 1000 टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब इन दोनों का जब आप रेशियो लोगे, सेकेंडरी का और प्राइमरी का, विच इज 1000 अपॉन 100, है ना, 1000 अपॉन 100, यू विल गेट 10। सो 10 इज नोन एज योर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और इट इज ऑल्सो नोन एज योर टर्न रेशियो। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, और यही जो रेशियो होगा वो सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ और प्राइमरी कॉइल के ईएमएफ के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से दोनों चीजें आपको पता चल गई। यहाँ तक सबको समझ आया? यस, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? Yes, sir. हाँ, चलो। अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर किसको बोलते हैं, है ना। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बेस्ड होते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर के। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है ना। आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज दैट ट्रांसफॉर्मर इन विच देयर इज नो एनर्जी लॉस, जहां पे एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है ना। तो मतलब जितना पावर आपने इनपुट दिया है, यहाँ से आपने जितना इनपुट दिया है उतना ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। दैट इज नोन एज आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें पता है ना इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं तो लॉसेस तो होंगे ही होंगे। तो ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर देयर इज नो एनर्जी लॉस, बट फॉर अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर आपका आउटपुट पावर कभी भी इनपुट पावर के बराबर नहीं होगा। हमेशा आपका आउटपुट जो होगा वो इनपुट से कम ही होगा फॉर रियल ट्रांसफॉर्मर। बट फॉर आइडियल सिचुएशन वी कैन कंसिडर दैट आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। अब पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज V इंटू आई, तो हमने वही किया। EMF इन सेकेंडरी कॉइल इंटू करंट इन सेकेंडरी कॉइल which is equal to EMF in primary coil into current in primary coil, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा पावर इक्वेशन फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। दिस इज नोन एज योर पावर इक्वेशन फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अगर आपका ट्रांसफॉर्मर आइडियल है देन यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, पावर इक्वेशन फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, दैट इज ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तो
अब मैं अगर ये तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, मतलब ये दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिलेगा। देखो यहाँ से एक रिलेशन आपको मिल जाएगा, ES अपॉन EP विच इज इक्वल टू NS अपॉन NP विच इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ठीक है, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। यू कैन राइट ES अपॉन EP which is equal to NS upon NP which is equal to IP upon IS which is equal to K which is equal to your transformation ratio। ठीक है, so this relation is for your ideal transformer, है ना? ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में आपका जो करंट का रेशियो होता है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर हो जाता है। द रेशियो ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू योर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ही आपका जो करंट का रेशियो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर होगा, ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या आपको ये बात समझ आ गई? यस, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? Everyone is clear with this point? Yes, sir. Now the next point is efficiency. What is the efficiency of this transformer? अब एफिशिएंसी तो हम बचपन से पढ़ते आए ना, आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी इज योर परफॉर्मेंस पैरामीटर विच मेजर्स हमें कितना आउटपुट मिल रहा है और हमने कितना इनपुट प्रोवाइड किया। ठीक है, कितना आउटपुट हमें मिल रहा है और कितना इनपुट हमने प्रोवाइड किया। तो आउटपुट किस फॉर्म में मिलेगा? पावर के फॉर्म में। तो आउटपुट हमें क्या मिला? ES इंटू IS, और इनपुट हमने क्या दिया? EP इंटू IP। तो दोनों का जब आप रेशियो लोगे तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी ES IS अपॉन EP IP विच इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, है ना? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, दिस विल बी नोन एज योर एफिशिएंसी। तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड वी कैन से दैट आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। For an ideal transformer, the efficiency is 100% because there is no loss, only for ideal transformer। जैसे आप 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में एक साइकिल पढ़ते थे, कार्नोट साइकिल, है ना? कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी आपको हमेशा 100% मिलती थी, है ना? क्योंकि वहाँ पे कोई भी लॉसेस कंसिडर हम नहीं करते। तो जैसे आप कार्नोट साइकिल पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स में, वैसे यहाँ पे हम आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं आपका ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो जितनी भी चीज़ें आइडियल जो होती हैं, दिस इज ऑल्सो आइडियल साइकिल, ये भी एक आइडियल साइकिल। आइडियल जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबका सब कुछ 100% होता है, क्योंकि वहाँ पे हम कोई भी लॉसेस अज्यूम नहीं करते, है ना? सब लॉसेस को नेग्लेक्ट कर देते। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है जिसमें एनर्जी का लॉस ना हो। क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल में, ट्रांसफार्मर की थियोरी में और ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन में? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो। ऑल क्लियर? यस? Yes, sir. चलो अब आ जाओ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब यही होता है, इट इंक्रीजेस द EMF और यू कैन से वोल्टेज, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो EMF को इंक्रीज करता है। तो EMF को इंक्रीज कब करेगा? EMF कब इंक्रीज होगा? जब आपके सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें पता है ना EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे
उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा। तो इसलिए आप डायग्राम में देखो, जब भी आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम दिया होगा तो हमेशा सेकेंडरी कॉइल में आपके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। देखो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है ना। इसका मतलब ये कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, क्योंकि ये ज़्यादा ईएमएफ जनरेट करके दे रहा है। नेक्स्ट आ जाओ आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी इक्वेशन एक बार आप देख लो। इस इक्वेशन को काफ़ी अच्छे से रिलेट करते हुए हम चलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस पे बहुत सारे बनते हैं ट्रांसफार्मर पे। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप अप का मतलब जो ईएमएफ को इंक्रीज करे। ईएमएफ को इंक्रीज कब करेगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। कहाँ पे ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि हमें आउटपुट तो सेकेंडरी पे ही मिलेगा ना। आउटपुट पे हमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा करेंगे, तो NS इज ग्रेटर देन NP है ना। और NS अपॉन NP के रेशियो को ही हम क्या बोलते थे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। NS NP से बड़ा हो जाएगा, मतलब आपका K जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली ES इज ग्रेटर देन EP है ना, तो IS आपका क्या हो जाएगा, लेस देन IP। हमने एक इक्वेशन निकाली थी ना, वो आपको याद रखनी। देखो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS विच इज इक्वल टू K। दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, अब यहाँ से आप कंपेयर कर लो है ना। NS इज ग्रेटर देन NP, मतलब आपका K ग्रेटर देन 1 हो गया ऑब्वियसली। ES इज ग्रेटर देन EP भी हो जाएगा, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लोगे तो। और यहाँ से कंपेयर करोगे तो IP बड़ा होगा IS से, क्योंकि NS बड़ा है NP से, तो ये इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो IP विल बी ग्रेटर देन IS। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई। तो मैं तो कहता हूँ आप इस पूरी चेन को ही दिमाग में रखो, और जो भी क्वेश्चन आएगा हमेशा इससे लिंक करते हुए आप आंसर करो, तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछेगा कौन सा पैरामीटर ग्रेटर देन होगा, कौन सा पैरामीटर लेस देन होगा। अगर आपको ये चेन पता रहेगी तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ट्रांसफार्मर आता है दैट इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ईएमएफ को कम करता है। अब ईएमएफ को कम करेगा तो देखो आउटपुट पे सेकेंडरी वाले कॉइल पे आपके जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कम होंगे है ना। ईएमएफ को रिड्यूस करेगा तो सेकेंडरी वाले कॉइल पे आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। प्राइमरी पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। तो जहाँ पे आपको इस तरह का डायग्राम देखने को मिल जाए जिस पे प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस तरह के ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे भी हम सेम रिलेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे NS इज लेस देन NP है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा, और ये सारे रिलेशन उल्टे हो जाएंगे। EP विल बी ग्रेटर देन ES एंड IS विल बी ग्रेटर देन IP। तो जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेस देन 1 होगा, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जनरली इसकी डेफिनेशन इस रेशियो पे आती है, K पे। ठीक है, बात समझ आ गई आपको, दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया, व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस, एनी वन ऑफ यू? नो सर। है ना, चलो तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। जैसा कि अभी अभी आपको बताया कि किसी भी ट्रांसफार्मर में, किसी भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा है। एनर्जी का लॉस नहीं होगा सिर्फ आपके आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली आइडियल ट्रांसफार्मर इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम एनर्जी के लॉसेस को भी स्टडी करते हैं, ताकि हमें पता चले कि रियल लाइफ के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें एनर्जी के लॉसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है,
तो पहला जो लॉस होता है दैट इज योर कॉपर लॉस। अब ये कॉपर लॉस क्या होता है? कॉपर लॉस इज बेसिकली द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर विंडिंग्स ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू देम। अब ये जो हमने प्राइमरी कॉइल पे विंडिंग की होती है ये कॉपर की वायर्स होती हैं, ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल पे भी जो विंडिंग की होती है ये भी कॉपर की वायर्स होती हैं। तो कॉपर की वायर्स में जब करंट फ्लो करता है तो ऑब्वियसली इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है ना बेटा, इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, और अगर इन दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी, एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी। तो इसी लॉस को हम बोलते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस मतलब जो प्राइमरी विंडिंग्स कॉपर की जो की गई हैं और जो सेकेंडरी विंडिंग्स कॉपर की जो की गई हैं, इनमें जब करंट फ्लो होता है तो इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वायर्स। तो इसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस, ठीक है। अब इसको दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग थिक वायर्स ऑफ फॉर विंडिंग। तो जितना ज़्यादा हम थिक वायर यूज़ करेंगे उतना कम हमारा कॉपर लॉस होगा, क्योंकि हम सबको पता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, है ना। तो जितना ज़्यादा मोटा आपका वायर होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ज़्यादा होगा, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जितना थिक वायर की विंडिंग आप यहाँ पे करोगे, कॉपर की जितनी थिक वायर होगी, जितनी मोटी वायर होगी, उतने लॉसेस के चांस आपके कम हो जाएंगे, है ना, उतना लॉसेस को हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है जब भी ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करें तो इस तरह से डिज़ाइन करो कि वायर्स की थिकनेस बहुत ज़्यादा रहे, जिसकी वजह से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा हो और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हमें उस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें लॉसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो वो अच्छा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, है ना। तभी उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। मार्केट में हर तरह के ट्रांसफार्मर अवेलेबल है, तो जितना ज़्यादा अच्छे से आप उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करोगे उतनी ज़्यादा उसकी मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है। तो पहला तो लॉस हो गया आपका कॉपर का लॉस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट इज़ योर फ्लक्स लॉस। अब ये फ्लक्स लॉस क्या होता है इसको समझो। अब जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उनमें जो कपलिंग होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, इट इज़ नॉट परफेक्ट, है ना। मतलब प्राइमरी कॉइल की जो ये कोर के साथ जो कपलिंग होती है ना, मतलब ये जो कोर है ना आपका सॉफ्ट आयरन कोर, प्राइमरी कॉइल का सॉफ्ट आयरन कोर के साथ जो ऐसे कपलिंग होती है और सेकेंडरी कॉइल की जो सॉफ्ट आयरन कोर के साथ कपलिंग होती है, इट इज़ नॉट सो परफेक्ट। मतलब यहाँ से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर जाता है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से भी बाहर निकल जाता है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से भी बाहर निकल जाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इम्प्रॉपर कपलिंग की वजह से वहाँ पे फ्लक्स का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेस्टेड। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हम इस तरह से कपलिंग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स उसका लिंक करे। हमको कपलिंग का भी ध्यान रखना है कि प्राइमरी कॉइल को इतने अच्छे से आप कपल करो इस सॉफ्ट आयरन कोर के साथ, और सेकेंडरी कॉइल को भी बहुत अच्छे से कपल करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स हमारा लिंक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट में पावर मिल सके, ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाओ आयरन लॉस। अब आयरन लॉस में दो तरह के लॉसेस होते हैं। एक तो होता है आपका एडी करंट लॉस। अब एडी करंट तो हम सब ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। एडी करंट क्या होती है? वो करंट्स होती हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से क्रिएट होती हैं, है ना। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से जो आयरन कोर पे जो करंट जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं एडी करंट, ठीक है। मतलब वो हीट के फॉर्म में आपकी एनर्जी को वेस्ट करती है। एडी करंट जो होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में आपकी एनर्जी को वेस्ट करती है।
अब किस तरह से होता है वो वेस्टेज, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं कोर को। आपने देखा होगा ये जो हमारा कोर है सॉफ्ट आयरन कोर का, इसमें हम इस तरह से लैमिनेशंस प्रोवाइड करते हैं, है ना। एक कोर के बीच में फिर एक लैमिनेशन की लेयर होगी, फिर दूसरे कोर की लेयर होगी, है ना, फिर एक लैमिनेशन की लेयर होगी, फिर तीसरे कोर की लेयर होगी। इस तरह से हम इस कोर को डिज़ाइन करते हैं, मतलब लेयर बाय लेयर फॉर्म में हम इसको डिज़ाइन करते हैं, है ना, जिसमें एक लैमिनेशन की लेयर होती है, फिर एक कोर की लेयर होती है, फिर एक लैमिनेशन की लेयर, एक कोर की लेयर, जिसकी वजह से हम एडी करेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अब किस तरह से कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। एडी करंट का रिड्यूस आप किस तरह से करोगे, तो ये डायग्राम देखो अगर आपका सॉलिड कोर है तो वो कुछ इस तरह का है और उसमें एडी करंट्स ऐसे प्रोड्यूस हो रही है। एडी करंट हमेशा सरफेस पे जनरेट होती है इस तरह से, है ना। एडी करंट जो प्रोड्यूस हो रही है सरफेस पे इस तरीके से जनरेट हो रही है। अब जैसे ही हमने लैमिनेशन किया तो लैमिनेशन की वजह से क्या होगा, हमने इस कोर को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ। देखो यहाँ पे एक लैमिनेशन की लेयर है ना, सिमिलरली यहाँ पे भी एक लैमिनेशन की लेयर है, यहाँ पे भी एक लैमिनेशन की लेयर है, यहाँ पे भी एक लैमिनेशन की लेयर है। इस तरह से हमने लेयर बाय लेयर फॉर्म में उसको लैमिनेशन प्रोवाइड किया, और इस लैमिनेशन की वजह से क्या हुआ, ये जो एरिया आपका है जिसमें आपकी एडी करंट प्रोड्यूस हो रही है, ये एरिया आपका कम हो गया। देखो यहाँ से आपका एरिया कट गया, जितना एरिया आपका कट जाएगा तो उतना कम आपका एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। इसलिए ये लैमिनेशन प्रोवाइड किया जाता है कोर पे, सॉलिड कोर पे लैमिनेशन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है बिकॉज एडी करेंट्स आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर इंस्टेड ऑफ सॉलिड आयरन ब्लॉक, because in a laminated core the eddy currents are confined within the lamination and do not get add up to produce the larger current। अब यहाँ पे देखो ये सारी जो करंट्स है ये ऐड होके बहुत बड़ी करंट बना रही है ना, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स ऐसे मिलके बहुत बड़ी करंट को जनरेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने उनका कांटेक्ट ब्रेक कर दिया है ना लैमिनेशन के थ्रू, तो उनका जो पाथ है, इन अदर वर्ड देयर पाथ्स आर ब्रोकन इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस वन। इसलिए हम लैमिनेशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हम एडी करंट के लॉसेस को रिड्यूस कर सके। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट आ जाओ हिस्टेरेसिस लॉसेस पे। अब ये हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होते हैं? हमने ऑलरेडी हिस्टेरेसिस का लूप कर्व पढ़ा था। हिस्टेरेसिस का जो लूप कर्व होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से आपकी मैग्नेटाइजेशन होता है, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होता है, फिर इस तरह से आपका लूप कंटिन्यू होता है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको एक कर्व पढ़ाया था, याद करो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हमने I/H का कर्व पढ़ा था, है ना। I/H का कर्व पढ़ाया था, वहाँ पे हम मैग्नेटाइज करते थे मटेरियल को, फिर डीमैग्नेटाइज करते थे, फिर मैग्नेटाइज करते थे, तो इस तरह से हमें लूप मिलता था, है ना। तो जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं हम आयरन कोर पे, देयर इज अ मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइजेशन रिपीटेडली ओवर द साइकिल्स एंड सम एनर्जी इज बीन लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो जितना ज़्यादा आपका थिकनेस वाला ये कर्व होगा उतना ज़्यादा आपका लॉस होगा, और जितना थिन आपका ये कर्व होगा उतना कम आपका लॉस होगा। तो हम ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करेंगे जिसका एरिया, ये वाला जो एरिया होता है वो कम हो, ठीक है। I/H का जो कर्व होता है उसका एरिया जितना कम होगा उतना एनर्जी का लॉस कम होगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा थिकनेस वाले मटेरियल को अवॉइड करते हैं, है ना। ऐसे मटेरियल्स जिनका I/H कर्व में जो थिकनेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, उस मटेरियल्स को हम अवॉइड करते हैं, और हम प्रेफर करते हैं कि उनका एरिया बहुत ही कम हो, जिससे हमारा एनर्जी का लॉस बहुत ही कम हो। तो हम इस तरह से हिस्टेरेसिस लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आयरन लॉस में आपके दो तरह के लॉस अभी हमने पढ़े, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। तो दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ सूटेबल मटेरियल विद थिन हिस्टेरेसिस लूप। तो जिस हिस्टेरेसिस लूप का थिकनेस बहुत कम होगा उसमें लॉस बहुत कम होगा, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा जो एम रहेगा,
हमें लॉसेस को रिड्यूस करना है जिससे हम आउटपुट को इंक्रीज कर सके और जिससे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, जिससे उसका मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो। ठीक है, अल्टीमेटली वी हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर। यहाँ तक सबको समझ आ गया? एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? यस? सर। ठीक है, अब ये जो चौथा है, देखो फोर्थ नंबर ऑफ पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट, लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर। अब होता क्या है, जब आपका ट्रांसफॉर्मर लगाया होता है तो वहाँ पे बहुत तरह का वाइब्रेशन भी होता है और इस वाइब्रेशन की वजह से भी एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का लॉस कहाँ कहाँ से होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर some electrical energy is lost in the form of mechanical energy due to vibration of the core and the humming noise, है ना, due to magnetization and demagnetization। ठीक है, जैसे ही आपकी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, कोई चीज़ हिलती है, तो वहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होने लगती है? मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। और मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट हो रही है तो मतलब आपका अल्टीमेटली तो पावर का लॉस ही हो रहा है, और पावर का लॉस हो रहा है तो आपका आउटपुट पावर डिक्रीज हो रहा है। आउटपुट पावर डिक्रीज हो रहा है तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड ट्रांसफॉर्मर। तो हमें हर तरह से लॉसेस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो जितने भी लॉसेस आपको बताए हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस एंड लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन, ये सारे लॉसेस को हमें मिनिमाइज करेंगे, तभी हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक इफ़ेक्टिव ट्रांसफॉर्मर बन पाएगा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर लोगे। होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको आज और दे दूंगा। देखो, एसी जनरेटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ईएमआई में, तो यहाँ पे फिर से उसको डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है ना। एसी जनरेटर हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया बेटा? तो आज हम क्लास को अब यहीं पे एंड कर रहे हैं और मंडे से हम आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर देंगे। तो बी प्रिपेयर फॉर योर न्यू चैप्टर फ्रॉम मंडे। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।